जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें और जो भी विद्यार्थी अभी लाइव देख रहा है, जो पहली बार जुड़ा है ना, वो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, डेली इसी प्रकार आपको पता चलेगी कि हमारी क्लास कब होती है, तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो सभी विद्यार्थी से निवेदन है, जो विद्यार्थी पहली बार अपने सेशन को देख रहे हैं, तो अपने चैनल को, अपने परिवार को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बस आपसे मांगते हैं कि एक सब्सक्राइब मांगते हैं और एक लाइक मांगते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना आपको क्या दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा बतानी है कि पहला विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था आपके। याद रखना, जो विश्व युद्ध की अगर बात की जाए तो विश्व युद्ध की हमें बात करें तो दो युद्ध हो गए। कितने हो चुके हैं भैया? दूसरे की बात करें तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में ये हुआ। ठीक है ना। यहाँ पे पहले विश्व युद्ध की बात की गई है, लेकिन प्रश्न क्या पूछता है कि पहले विश्व युद्ध में अमेरिका ने कब भाग लिया, यूएसए ने, यानी कि कब भाग लिया। यूएसए ने जो भाग लिया था वह आपके 1917 में। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आता है। और पहला विश्व युद्ध हुआ था आपके 1914 से लेकर 1918। और याद रखना, पहले विश्व युद्ध के दौरान यानी कि 1900 जो 16 है आपके, इसमें ओलंपिक खेल नहीं हुए, ओलंपिक गेम नहीं हुए। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से ओलंपिक गेम नहीं हुए। एक तो 1916 का, और दूसरा विश्व युद्ध के दौरान आपके जो ओलंपिक खेल थे, एक तो 1940 का और एक 1944 का। तो आपसे प्रश्न आ सकता है वह कौन से ओलंपिक खेल हैं जो नहीं खेले गए, ओलंपिक खेल। तो आप बोलोगे गुरुजी एक तो 1916 का, एक 1940 का और एक 1944 का। तो प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व युद्ध, पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस वर्ष भाग लिया। तो आप बोलोगे 1917 में। बनवारी बैठ जाए एक जगह। अरे पाइप दिखा के। अब ध्यान देना, काम की बात बता रहा हूं आपको। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इसमें याद रखना इसके जापान के ऊपर बम गिराए गए थे। जापान पर क्या गिराए गए थे? बम गिराए गए थे। और कैसे बम थे वो? परमाणु। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि जापान पे परमाणु बम किसने गिराया। तो आप बोलोगे यूएसए ने। एक तो गिराया 6 अगस्त को और एक गिराया आपके 9 अगस्त को, और दोनों गिराए थे आपके 1945 में, क्योंकि दूसरा युद्ध कब खत्म हो रहा है? 1945। ध्यान से सुनना, जो 6 अगस्त को गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और दूसरे बम का नाम था आपके भाई फैटमैन। फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। बनवारी उड़ना देख ले, उड़ना देख ले। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, आपको याद रखना है। विश्व युद्ध पहले की बात करें तो 1914 से लेकर, अगर प्रश्न में पहला ना दे रखा और सेकंड नाम दे रखा तो 1939 से लेकर। अगर प्रश्न आ जाए कि पहले विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग कब लिया, तो आप बोलोगे 1917 में। वह कौन से युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिरे थे? तो आप क्या बोलोगे? दूसरे। और किस तारीख को गिरा था? एक तो 6 तारीख को, और एक दूसरा गिरा था जो 6 तारीख को गिराया, उस बम का नाम था लिटिल बॉय, और जो दूसरा गिराया था उसका नाम था फैटमैन। पहला बम गिराया गया था हिरोशिमा पर। किस पे भैया? हिरोशिमा पर। और दूसरा गिराया था नागासाकी। नागासाकी। जोर देना किमी को नहीं है, दिमाग में आराम समझ ले। पहला हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी। बनवारी ये बता, हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में पड़ते हैं? दोनों देश, ये दोनों जगह। वेरी गुड। कहां पे? जापान पे। ध्यान है फिर तो क्लास में को। अगले प्रश्न में देखिए, जिब्राल्टर जल जो डमरू है वो किसके मध्य? देखो, ये आपके कोई भूमि का टुकड़ा है, ये कोई आपके भूमि का टुकड़ा है। अब इसके बीच में आपके जल का क्षेत्र है। क्या भैया? ये जल का क्षेत्र है। इस जल के क्षेत्र का नाम क्या है? जिब्राल्टर। क्या नाम है? और याद रखना, भारत का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? दुर्ग पूछ लेता है कई बार, तो याद रखना ग्वालियर। ग्वालियर दुर्ग है। और ये ग्वालियर दुर्ग कहां पड़ता है? एमपी में। तो भारत का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा गया? तो क्या बोलोगे? ग्वालियर दुर्ग को। लेकिन जिब्राल्टर जो जल संधि है, क्या है भैया? ये जल संधि है। जैसे आपने सुना होगा कि पाक, पाक जल संधि, तो ये पाक जल संधि किसके बीच में है? तो आप बोलोगे भारत और श्रीलंका। उसी प्रकार से आपसे बोल देगा कि जो जिब्राल्टर जल संधि है वो किन दो देशों के बीच में? महाद्वीप बोले तो आपको यू बताना है, यूरोप महाद्वीप, और इसके नीचे पड़ता है अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका को आपस में पृथक करने वाला, यानी कि दोनों को अलग करने वाला जो पानी का क्षेत्र, उसका नाम है जिब्राल्टर। तो ये याद रखना, यूरोप का तो स्पेन देश है, जबकि अफ्रीका का कौन सा है? मोरक्को। एक आपने सुना होगा कि मोरक्को से सन 1333 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है इबन बतूता। इबन
बतूता। इबन बतूता एक अफ्रीका यात्री था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और ये कहां से आया था? मोरक्को से। तो मोरक्को से आया अफ्रीका यात्री का नाम क्या है? इबन बतूता। और इस इबन बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है रहला। तो रहला नामक पुस्तक किसने लिखी? इबन बतूता। वो किस महाद्वीप से आया था? अफ्रीका। अफ्रीका के किस देश से आया था? तो कई बार प्रश्न आता है स्पेन और मोरक्को को दोनों को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि, या इसे बोल सकते हो पाक जल डमरू। पाक जल डमरू, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए यहां पे, ठीक है ना। स्पेन और क्या बताओगे? मोरक्को। तो ये बता सिद्धार्थ है, स्पेन जो देश है ये किस महाद्वीप का देश है? दीपक तू बता। ऑप्शन कह दू यार, यो लिख रखियो यूरोप और यो लिख रखियो अफ्रीका। पागल हो रहा है क्या तू यार? समझ में कब आएगा जब मैंने क्या बोल दिया, स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या? जिब्राल्टर। देख उसी प्रकार से अगर आपको देश ना दे तो महाद्वीप देगा। यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो स्पेन किसका है भैया? और मोरक्को किसका है? ऐसे पेपर पास नहीं होगा, अभी बता रहा हूं आपसे। छोटी छोटी बातें नहीं समझ रहे, बोर्ड पे करवाई हुई। 1857 के विद्रोह, एक सिपाही विद्रोह हुआ था, आपने सुना होगा, जिसमें गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिसमें मंगल पांडे ने विरोध कर दिया था। तो 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। राष्ट्रीय विद्रोह का मतलब यानी कि एक देश युद्ध है ये किसके द्वारा कहा गया था? याद रखना, वीडी जो सावरकर है ना, इसने बोला था ये देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम, संग्राम का मतलब क्या होता है ये भी बताता हूं आपको। देखो पहली लड़ाई और किसके लिए? आजादी के लिए। तो आजादी की जो पहली लड़ाई हुई थी ये बात किसने बोली थी? वीडी सावरकर। और इसके नाम का एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट पड़ता है आपके अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में। और इसके नाम की एक जेल भी है, क्या है भैया? जेल भी। और वो भी कहां पड़ती है? अंडमान निकोबार में। तो देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम या विद्रोह किस व्यक्ति ने बोला था? वीडी सावरकर। लेकिन एक इतिहासकार था आपके बेंजामिन डिजराइल के द्वारा बोला गया ये देश का पहला क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह। तो यानी कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का नाम देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? डिजराइल। ये आपको मिल जाता है कई बार, डिजराइली। तो रख लोगे याद। अब इतना बता दो, 1857 की क्रांति चुपचाप भारतीय लोगों के द्वारा करवाई जा रही, और इसमें कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए गए, प्रतीक चिन्ह कि क्रांति करेंगे लेकिन अंग्रेजों को पता नहीं चलने देंगे। उसके लिए कुछ प्रतीक चिन्ह बांट रहे हैं, जैसे रोटी, क्या बांट रहे हैं? और जैसे प्लस में कमल का फूल। तो ये क्या थे? क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे। जैसे चुनावी चिन्ह होते हैं ना, बीजेपी, इससे पता चलता है बीजेपी पार्टी की ऐड कर रहे हैं। उसी प्रकार रोटी का, यानी कि अंग्रेज इसको चपाती बोलते थे। तो 1857 की क्रांति के जो प्रतीक चिन्ह बनाए गए, अंग्रेजों को पता नहीं चलना चाहिए, तो ये चिन्ह क्या बनाए गए थे? रोटी और कमल का फूल दे रहे हैं, और बोल दिया कि आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे? क्रांति। लेकिन क्रांति पहले ही छिड़ गई, क्योंकि मंगल पांडे को पता चल गया, जिससे हम जो कारतूस का प्रयोग कर रहे हैं वो किसके बन रहे भैया? गाय व सूअर की चर्बी के। इसलिए क्रांति पहले छिड़ जाती है। कहां पे? कलकत्ता, बैरकपुर में। क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ 10 मई 1857 को। अगले प्रश्न को देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया? देखो हल्दी घाटी का युद्ध आता है एक तो 18 जून, कई बुक इसको 21 जून भी बताती है, 18 जून या 21 जून। लेकिन ये कब लड़ा गया था? 1576 में। एक साइड था आपके महाराणा प्रताप और दूसरी साइड कौन था? लेकिन इतिहासकार आपको युद्ध किसकी विजय बताते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार या राजस्थान में यूपीएससी जो सॉरी आरएस की परीक्षा होती है उसमें किसको सही माना जाता है? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा अपना? लेकिन आपको कभी भी पूछे तो किसकी विजय बतानी है? आपको अकबर की बतानी है। तो एक बात बताइए, हल्दी घाटी नामक जो जगह है वो कहां पड़ती है? राजसमंद में। कहां पड़ती है? राजसमंद में। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? किस राज्य की है भैया? देखो ये आपके क्या है, एक है ये गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा, ये है कर्नाटक, ये है केरल, ये है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश, ये है उड़ीसा और ये है पश्चिम बंगाल। 4 और 5 कितने हो गए?
यानी कि ये पता चल गया कि समुद्र से लगने वाले भारत के राज्य से सीमा कितनी है, यानी कि कितने राज्यों की लगती है। इस 9 में से जो सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? गुजरात की लगती है 1214.5 किलोमीटर की सीमा लगती है, लगभग इसको 1215 बोल सकते हो। और सबसे कम की जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? गोवा की, जो 106 किलोमीटर लगती है। तो सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? कई बार प्रश्न आता है कि भारत की जो समुद्र तट रेखा है वो कितने तटों से लगती है, कितने तटों से लगी है? तट कितने हैं? एक तो ये तट है और एक तट ये है। इस तट से लगी है जो वो कौन सी है? इधर वाली। और इधर वाली? पश्चिमी तट पे राज्य कितने हैं और पूर्वी तट पे? अब एक बात बताइए, समुद्र से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? कोई नहीं बोलेगा, सिद्धार्थ बोलेगा। समुद्र से लगे राज्यों की सीमा भारत में लिख रखा है यार। नो, ध्यान होना चाहिए तेरा, याद रखना है भाई साहब। पेपर में मैं कौन दे गया हूं तेरे पेपर। अगले प्रश्न को देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख जो नेता था वो कौन था? जैसे आपने सुना होगा कि बेरकपुर सुना है आपने, ये कलकत्ता में पड़ता है। इसका जो प्रमुख नेता था वो कौन था? मंगल पांडे। कौन था भैया? उसी प्रकार से एक जगह पड़ती है दिल्ली, क्या पड़ती है? और दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर बोलो या बहादुर शाह सेकंड बोलो। उसी प्रकार एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है कानपुर। क्या नाम आता है? कानपुर। और कानपुर की जगह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? आपके नाना साहेब ने। और उसी प्रकार एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है लखनऊ। क्या नाम आता है? लखनऊ। और लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल नामक एक महिला थी। एक जगह पड़ती है झांसी। क्या पड़ती है? झांसी का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है ना। और एक जगह पड़ती है आपके भाई साहब बिहार। कौन सी जगह पड़ती है? इस बिहार का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? वीर कुंवर सिंह के द्वारा। कई बार क्या होता है, आपको बिहार जगह नहीं देगा, बिहार की राजधानी दे देगा पटना, या पटना भी जगह नाम नहीं देगा, बिहार का एक जगह दे देगा जिसका नाम आता है जगदीशपुर। तो इस जगदीशपुर जगह का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया? लियाकत अली ने जो नेतृत्व किया था वो किया था इलाहाबाद का। किसका भैया? इलाहाबाद का। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 1857 की क्रांति में कौन से केंद्र से किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया? तो ये प्रश्न कई बार आता है। लखनऊ का नेतृत्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? बेगम हजरत महल के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए भैया, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब इस पे ऊपर क्या आ गया? एक जजिया कर। क्या नाम आया? देखो जजिया कर क्या होता है? पहले एक कर होता था, यानी कि कुछ पैसा दिया होता था। किसका? दास। ये मुसलमानों पे नहीं लगता था। पहले किस पे नहीं लगता था? मुसलमान और ब्राह्मणों पे नहीं लगता था ये कर, बूढ़े व्यक्तियों पे भी ये कर नहीं लगता था। तो जजिया कर की शुरुआत की गई थी 712 में, और ये की थी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने ये सबसे पहले जजिया कर को लागू किया, एक तो ये याद रखना। फिर उसके बाद में 1350 के अंदर फिरोज शाह तुगलक नामक एक शासक था तुगलक वंश का, और इस फिरोज शाह तुगलक ने 1350 में ब्राह्मणों पर क्या कर दिया? जजिया कर को लागू कर दिया। तो सबसे पहले जजिया कर को लागू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? और ब्राह्मणों पे जजिया कर को लागू करने वाले व्यक्ति का नाम, वर्ष वगैरह मत पढ़ना, एक वर्ष इतना याद रखना। उसके बाद में किसका समय आ गया? अकबर का। किसका समय आ गया? अकबर। और अकबर ने जजिया कर को 1564 में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 1564 में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिर बताते इसने 1575 के आसपास जजिया कर को पुनः लागू किया। फिर 1579 के अंदर इसने जजिया कर को दोबारा क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। पर इतना याद रखना कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया था? तो आप बोलोगे 1564 में। तो इसका प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो गया? लेकिन बाद में अकबर का बेटा आता है जहांगीर, और जहांगीर का बेटा आता है शाहजहां, और शाहजहां के बाद में बेटा कौन आता है उसका? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने पुनः क्या कर दिया? जजिया कर को औरंगजेब ने लागू कर दिया आपके 1679 में।
लेकिन एक मुगल बादशाह आता है जिसका नाम आता है 1720 के अंदर, मोहम्मद मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इस 1720 के अंदर जजिया कर का क्या कर दिया, संपात। तो जजिया कर कब लागू हुआ और जजिया कर कब खत्म हुआ, और इसको कौन से मुगल बादशाह ने खत्म किया था, मोहम्मद शाह। और एक बात सुनना, जजिया कर के ऊपर अकबर ने इसे कब समाप्त किया था, और अकबर के बाद में वह कौन सा मुगल बादशाह इसे वापस लगाता है, तारीख नहीं पढ़नी। ब्राह्मणों पे जजिया कर को लगाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, रख लोगे। तो जजिया कर को लगाने वाला पहला शासक था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के जगह ही आपको याद रखना है मोहम्मद शाह रंगीला। ये 712 है तो ये 1720 है, बस इतना अंतर है, कोई दिक्कत को नहीं हो रहा है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या आएगा। अब बताते हैं कि अकबर का विवाह होता है हरकाबाई से, किससे होता है, हरकाबाई। और हरकाबाई आमेर के भारमल की क्या थी, पुत्री थी, और इसका भाई था मानसिंह, और मानसिंह अकबर का क्या बन जाता है, साला बन जाता है। 1562 के अंदर सांबर झील के किनारे इसका विवाह होता है, किसका, अकबर का। और रहती इसके दरबार में आती, कुछ इसकी हरकतों को देखकर हरकाबाई अपने घर चली जाती है, यानी कि आमेर आ जाती है। आमेर क्यों आती है, क्योंकि अकबर क्या था, अपनी दासियों के साथ उनके साथ रहता था, ये कुछ भी रहो अपने दासियों के पास ही रहता था, सब आनंद लेता था, हवा पंखा वगैरह सब चलते थे यहाँ पे। और हरकाबाई को ये पसंद नहीं था, इसलिए हरकाबाई आमेर आ गई 1562 में। उसको वापस लाने के लिए इसने 1562 में एक प्रथा हटाई जिसका नाम था दास प्रथा। अब कोई भी दासी नहीं रहेगी मेरी, यानी कि दास प्रथा का क्या कर दिया इसने, समाप्त कर दिया हरकाबाई को लाने के लिए। फिर कहता है कि कोई भी मेरे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यात्रा करता है उसको बोलते तीर्थ कर, यानी कि तीर्थ आपको एक कर देना पड़ेगा यात्रा के रूप में। तो तीर्थ कर का भी क्या कर दिया, अंत कर दिया। और फिर बोलता है कि जो कर लगता था जजिया कर, उसका भी मैं क्या करता हूं, अंत करता हूं। तो 1564 में जजिया कर का अंत किसने किया, अकबर ने। अकबर ने तीर्थ कर का अंत कब किया, लेकिन अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया, ठीक है, वेरी गुड। इस प्रश्न में इतनी बात बहुत है, बाकी बात में देखा मजा कौन लेना, अपन है पेपर कौन है। मैक्सनीज किसके दरबार में भारत आया था, याद रखना भारत आने वाला पहला यूनानी राजदूत या यात्री। तो भारत आने वाला पहला यूनानी राजदूत कौन था, मैक्सनीज। और मैक्सनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त। और इस मैक्सनीज ने बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, मैक्सनीज किसका राजदूत होता था, तो याद रखना सैलुकस निकेटर। और सैलुकस निकेटर बताते हैं कि पहले एक शासक था बहुत बड़ा जिसका नाम था सिकंदर। नहीं, सिकंदर अलग है, अलेक्जेंडर सिकंदर, महान सिकंदर का सेनापति कौन था। और इस सिकंदर की मृत्यु होने के बाद में सैलुकस निकेटर दिल्ली जाता है युद्ध करने के लिए, और किससे लड़ता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य खूब अच्छा लड़ा, और इसकी पुत्री थी अवेलना, हेलेना नामक इसकी क्या थी, पुत्री थी। वो पुत्री इससे मोहित हो गई और बोली पिताजी युद्ध रोक दो, कि मुझे अब क्या करना है, प्रेम विवाह करना है। और वही विवाह क्या बना था, अंतरराष्ट्रीय लव मैरिज। तो यानी कि सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय मैरिज किसकी हुई थी, इसकी बेटी हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य की। फिर युद्ध रोक दिया और बोला कि मैं आपको इतने क्षेत्र दूंगा, इतने हाथी घोड़े दूंगा। बोलो कुछ नहीं चाहिए मुझे अपना ये राजदूत चाहिए। इसने मना कर दिया। बेटी बोली जब मुझे दे दिया तो इसका क्या करोगे पापा, दे दो इसको भी। तो मैक्सनीज किसके दरबार में आया। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जो मैक्सनीज जीता ये किस व्यक्ति से जीता था। और इस मैक्सनीज ने बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब कुछ बताया एक पुस्तक में जिसका नाम आता है। तो कई बार प्रश्न आता है कि इंडिका पुस्तक किस राजदूत ने लिखी है, और इंडिका पुस्तक लिखी तो ये राजदूत किसका बना था, लेकिन ये पहले राजदूत किसका था। तो कई बार ये भी प्रश्न मिलेगा आपको कि जो मैक्सनीज नामक व्यक्ति है वो कहां से आया था। तो भारत आने वाला पहला यूनानी राजदूत कौन था। कई बार ऐसा प्रश्न आता है यूनान अलग देश है जिसे वर्तमान में ग्रीस बोलते, क्या बोलते हैं। एक देश पड़ता है चीन, और चीन से भारत आने वाला पहला व्यक्ति था फायान।
फायान पहला था और दूसरा था हवेनसांग। तो पहला चीनी या सॉरी यूनानी व्यक्ति, तो भारत आने वाला पहला विदेशी राजपूत भी पूछेगा तब भी क्या बोलना है। और ये कहां से आया था? वेरी गुड, धन्यवाद। अगले प्रश्न को देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? जितने विद्यार्थी लाइव जुड़ रहे हैं सेशन को दबा के शेयर करें भाई। हाँ, रिकॉर्डेड नहीं है भाई अंकित, ये क्लास लाइव चल रही है। जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपने भी कर दिया करो शेयर। सर अर्जन खड़ चल रहा है, वो तो मन बेरो ने। अब देखो हर प्रकार के प्रश्न मिल रहे। जीतिया खड़े हो जाओ, जीतिया न्यू बता प्रोटीन क्या में ज्यादा है पता? किस फसल में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है? आंवले में, सोयाबीन में, हरी सब्जियों में या आलू में? सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा किस में होती है? लगभग 42 से 43%। 42 से 43% मात्रा किस में होती है? और याद रखना सोयाबीन कोई दाल नहीं है, ये क्या है? तिलहन। तिलहन फसल का मतलब क्या? इससे क्या निकलता ज्यादा? तेल। और सोयाबीन का उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसलिए मध्य प्रदेश को बोलते हैं सोया प्रदेश। क्या बोलते हैं? तो भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश बोला गया है? मध्य प्रदेश को। तो तक नाड़ तोड़ा हो गए। तो यहां पे क्या दिया गया है? सोयाबीन। एक बात बताइए मुझे आप, भारत में सर्वाधिक दालें किस राज्य में होती है? दालें, ठीक है ना, कर लोगे? तो आंवले में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है? और हरी सब्जियों में विटामिन कौन सा ज्यादा मिलता है? और आलू में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। अब प्रश्न पूछेगा किस फसल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है? चावल के बाद में कार्बोहाइड्रेट पाया था सबसे ज्यादा मक्के में। किस में पाया जाता है? और तीसरा नंबर किसका है? किस में विटामिन की मात्रा ज्यादा होती है? खड़ा हो जाओ भाई साहब। हाँ, विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है। हाँ जी, ऑप्शन में हरी सब्जी है और ऑप्शन में गाजर है, तद के करे वो गाजर करना है। मजाक कौन करूं? मजाक ने तू लंगोटी यार मेरे बैठ जड़ा है क्या? क्यों मजाक करो? तो हरी सब्जी में विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन ज्यादा पूछे तो गाजर ऑप्शन है, तो गाजर में ज्यादा होता है विटामिन ए। गाजर खाया करो, पड़ा पड़ा है। देखो, दयाराम के व्यक्ति ने कोई दया दिखा के हड़प्पा की खोज की थी। किसकी भैया? तो हड़प्पा नामक जो स्थल है वो किसने खोजा था? लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में, जबकि हड़प्पा की खोज हुई थी 1900। ये तो हुई थी रावी नदी के किनारे और ये हुई थी सिंधु नदी के किनारे। और इसका नाम क्या था? राखलदास। और बताते हैं कि मोहनजोदड़ो से बड़े बड़े तालाब मिलते नहाने के, यानी कि स्नानागार। यहां से पैड़िया थी, यहां से पैड़िया थी। इस स्नानागार में उतरने के लिए आप तो दक्षिण से उतर सकते थे, उत्तर से उतर सकते, और बीच में जाकर गोच्चो मार के आ सकता था। गुच्छी स्विमिंग पूल। बड़े बड़े स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? बड़ो राज्य और तालाब को नाम लेंदे मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का, मृतकों का टीला। और मृतकों का टीला सुना है क्या आपने? मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला बोलो, मृतकों का टीला बोलो, ये जगह कहां पड़ती है? तो आप बोलोगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस देश में ये? और ये किस सभ्यता का स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किसको खोजा था? इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। और बताते हैं कि यहाँ पे जो मकान थे, सड़कें थी, वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, इस प्रकार की। तो ऐसे लगता है कि ये कैसी सभ्यता है? क्योंकि यहाँ पे जो नालियां थी वो क्या थी? ढकी हुई थी, पक्की ईंटों से निर्मित थी। इसलिए बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी या नगरीय? पक्की ईंटों से निर्मित थी। और इस सभ्यता में लोगों ने तांबा और प्लस में टीन धातु का प्रयोग किया। तांबा और टीन को मिलाने के बाद एक धातु बनती है जिसका नाम आता है ब्रोंज, या इसे हिंदी में बोलते हैं कांसा। तो सिंधु घाटी सभ्यता को इसलिए कांसा कालीन सभ्यता बोलते हैं, कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। एक बात बता मुझे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? बनवारी बताएगा।
किस नदी किनारे है? लिख रखे यार यो सिंधु। अगले प्रश्न को देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया? 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया? देखो ये कह रहा है कि जगह कौन सी है झांसी की। अगर भारतीय पूछे तब तो मणिकर्णिका बतानी पड़ती है, लेकिन यहां अंग्रेज अधिकारी पूछ लिया तो ये था आपके हयूरोज। कौन था? हयूरोज। और झांसी कहां पड़ता है आपके, ये बताइए। यूपी में। कहां पड़ता है? यूपी में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। पाक, ये अभी पूछा था जस्ट अभी, ये सभी का ठीक होना चाहिए। अभी बताया था भारत और श्रीलंका के बीच में। और जिब्राल्टर, स्पेन और मोरक्को, यूरोप या अफ्रीका। अगले प्रश्न में देखिए, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, एक ट्रेन पाकिस्तान की ओर जा रही है, ये नामक पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखना खुशवंत सिंह ने। किसने लिखी थी? और दिल्ली नामक पुस्तक भी किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने। अगले प्रश्न में देखिए, अलमाटी एक बांध का नाम है। अलमाटी एक बांध का नाम है और ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है? कृष्णा नदी। सॉरी, एक मिनट रुकना। अलमाटी एक बांध का नाम है और ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। किस राज्य में बना हुआ है? तो बांध, नदी और राज्य पूछ सकता आपसे, और आ जाएंगे प्रश्न बता दूंगा यहीं पे। अगला देखिए, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किससे है या किसने दिया था? ये नारा एक है, संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति के ऊपर नजर रखने के लिए एक क्रांति का नाम आता है जिसको बोलते हैं सुनहरी क्रांति। नहीं, सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति? क्रांति बताइए। ये अगर संपूर्ण क्रांति पे जो नारा दिया था, ये दिया था आपके विनोबा भावे, नहीं जयप्रकाश। लेकिन विनोबा भावे के द्वारा एक नारा दिया गया था जिसका नाम आता है जय जगत। और करो या मरो का नारा? अंग्रेजों भारत छोड़ो भी, ठीक है ना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? याद रखना, इसने क्या दिया गया है, कोई एक रेखा है ये, इसके ऊपर कोई देश है जिसका नाम है कनाडा। क्या नाम है? और इसके नीचे कोई देश है, उसका नाम क्या है? इन दोनों को अलग करने वाली जो अक्षांश रेखा है उसका नाम क्या है? 49वीं। क्या नाम है? 49वीं। और इन दोनों के बीच पड़ती है। अब जो इस प्रकार की रेखा होती है उनको पैरेलल लाइन बोलते हैं या हिंदी में समानांतर बोलते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई है। ऐसी रेखाएं बहुत है पर इनकी डिग्री है, ये कौन से नंबर की डिग्री है? 49वीं। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच पड़ती है? अमेरिका और, आपको ये पूछेगा कि 49वीं की जगह पूछ लेगा 38वीं, कौन सी पूछ लेगा? 38वीं याद रखना, नॉर्थ कोरिया और प्लस में आपके साउथ कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में पड़ने वाली रेखा का नाम क्या है? एक दे देगा वो 31वीं, ईरान और प्लस में इराक। इन दोनों के बीच में पड़ने वाली समानांतर रेखा का नाम क्या है? और एक आपको दे देगा 24वीं समानांतर रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ती है। लेकिन आपने सुना होगा सर, भारत और पाकिस्तान के बीच जो पड़ने वाली एक मानव द्वारा बनाई गई रेखा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। और याद रखना, भारत और चीन के बीच पड़ने वाली मानव द्वारा बनाई गई रेखा का नाम क्या है? तो क्या बोलोगे आप? मेक मोहन। अब याद रखना, जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो रेखा बनी हुई है उसका नाम है भाई मैगी नोट रेखा। मैगी नोट रेखा। एक याद रखना, जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक रेखा पड़ती है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में, उसको बोलते हिंडनबर्ग रेखा। और एक रेखा आपको मिलेगी डोरेंट रेखा। क्या मिलेगी? डोरेंट रेखा। आज जो वर्तमान में है ये आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन जब ये बनाई गई थी तो ये अफगानिस्तान और भारत के बीच थी, लेकिन बाद में भारत से पाकिस्तान को क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। तो ये कई सारी रेखाएं हैं।
तो 49वीं पूछे तो अमेरिका और 38वीं पूछे तो उत्तरी कोरिया और 31वीं समानांतर पूछे तो ईरान और 24वीं अगर बात करें तो भारत और रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में बनाई गई एक राजनीतिक सीमा है? भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में और डोरन रेखा किन दो देशों के बीच में? बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? अब ये यशोधरा नामक ये नाटक लिखा है, किसने लिखा है? याद रखना, उसे राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि बोलते उसे। तो याद रखना मैथिली शरण। और याद रखना इस मैथिली शरण गुप्त ने एक पुस्तक लिखी थी, भारती। तो भारत का राष्ट्रीय कवि किस व्यक्ति को बोला गया है? मैथिली शरण गुप्त को। और इसके द्वारा एक नाटक या रचना लिखी गई जिसका नाम क्या है? यशोधरा। यशोधरा किसकी पत्नी थी? यशोधरा रखना आपके सिद्धार्थ की पत्नी थी। यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी थी। यशोदा, ये यशोधरा है। आगे देखिए, द्वितीय जैन संगीति कहां पे संपन्न हुई थी? देखो आपने एक धर्म सुना होगा, सुना है? बौद्ध धर्म का प्रचार या प्रसार करने के लिए 4 बैठकें होती है। कितनी बैठकें होती हैं? लेकिन जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो टोटल बैठकें हुई वो कितनी हुई? पहली बैठक हुई थी आपके पाटलिपुत्र में। कहां हुई थी? लेकिन इसने कौन सी पूछी है? दूसरी हुई थी आपके वल्लभी। और ये वल्लभी कहां पड़ता है? तो जैन धर्म की दूसरी संगीति कहां हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीति कहां हुई थी? और जैन धर्म को मानने वाले कितने तीर्थंकर थे? तीर्थंकर, वेरी गुड। कौन थे भैया? और 24वें का नाम आता महावीर स्वामी। अगले प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न का सही है जवाब। सिद्धार्थ खड़ा होकर बता दे, जैन धर्म की दूसरी संगीति कहां हुई थी? क्या है? नाम पढ़ के बता। बल्ली है क्यों? हाँ, बल्लवी। और उत्तर अतना समझोगो। तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध का साम्राज्य शासक कौन था? अब याद रखना, मैंने आपसे पूछा था बौद्ध बैठकें कितनी हुई थी? बौद्ध बैठकें वैसे 6 हुई थी। कितनी हुई थी? लेकिन भारत की भूमि पे कितनी मानी जाती है? 2 म्यांमार के अंदर हुई थी। कहां हुई थी? लेकिन आपको 4 बतानी है। पहली बौद्ध संगीति हुई थी आपके राजगृह। कहां हुई थी? राजगृह। और ये राजगृह पड़ता है बिहार में। दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी वैशाली में। कहां हुई थी? वैशाली में। और तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी पाटलिपुत्र। कहां हुई थी? और चौथी हुई थी आपके कुंडल ग्राम नहीं, कुंडल वन में। और देखो कुंडल वन में हुई थी तब राजा था कनिष्क। कौन था? अरे बनवारी, मैं पागल कौन ही उरे, मेरे कने भी कमेंट होगा, फोन होगा। चौथी बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? कनिष्क। लेकिन इसने बोला कि तीसरी बौद्ध संगीति के समय जो वंश चल रहा था भारत में वो मगध वंश था। और मगध वंश का एक समय था कौन सा? मौर्य वंश। और मौर्य वंश का राजा कौन था? भैया पहलो तो वही हो चंद्रगुप्त। लेकिन जद या हुई जद कुण हो अशोक। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? और दूसरी बौद्ध संगीति के समय जो राजा था वो कौन था? कालाशोक। कौन था? और पहली बौद्ध संगीति के समय राजा था आपके अजातशत्रु, जो मगध वंश का पहला वंश था, जिसका नाम आता हर्यक वंश, जो अपने बाप को मार के गद्दी पे बैठता था। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बौद्ध संगीति की बैठक किस जगह पे हुई थी? तीसरी, ये बताएगा मुझे दीपक। बौद्ध धर्म की जो तीसरी बैठक हुई है किस जगह पे हो रही है? हाँ बिल्कुल सही है। और देख ले, कोई दिक्कत को नहीं। लिखना देखने खातिर लिखे हैं, याद रख लिए बागू। तेरी कॉपी चेक करनी पड़ेगी, इतना काम कौन चला है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? अरे कौन मारो तो। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? क्योंकि इसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम आता है आपके सामने, वेरी गुड, गाइड। ठीक है ना? आर के नारायण, सॉरी आर के नारायण। क्योंकि एक के आर नारायण एक कार्टूनिस्ट था, यानी कि कार्टून वगैरह बनाते ना, उसका व्यक्ति था ये। आर के नारायण के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी आपके? मालगुडी और गाइड। और विंग्स ऑफ फायर, भारत का मिसाइल मैन,
भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है? यानी कि एक साल का बजट बना देगा। 31 मार्च को तो खत्म होता है, इसने बोला है प्रारंभ का मतलब शुरू होना 1 अप्रैल से। और 1 अप्रैल से कब तक का माना जाता है? तो जो हमारा बजट होता है वो कब से लेकर कब तक का होता है? 1 अप्रैल से आपके 31 मार्च। अगले प्रश्न को देखिए, भूपरपट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? अब ये भूपरपट्टी के गली में जाके कस्सी लेके खोदन लाग जाओ, गली में जाके कस्सी लेके खोदन लाग जाओ, जिसके ऊपर आप बैठे हो खड़े हो, ये पृथ्वी की ऊपर की लेयर होती है, इसको बोलते हैं भूपरपट्टी। और अंग्रेजी में बोलते हैं इसे करस्ट। क्या बोलते हैं? करस्ट है, ये करस नहीं है, कभी करस समझ लो आप। तो पृथ्वी की, अब पृथ्वी के जो ऊपर की परत होती है जिसपे पेड़ पौधे उगते हैं, हम जीवित रहें, हम बैठे, ये सारी क्या आपके भूपरपट्टी है। इस भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन। क्या पाया जाता है? और उसके बाद पाया जाता है एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है? और उसके बाद पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? फिर पाया जाता है कैल्शियम। क्या पाया जाता है? फिर पाया जाता है सोडियम। क्या पाया जाता है? फिर पाया जाता है पोटेशियम। फिर पाया जाता है मैग्नीशियम। लेकिन इतना याद रखना, भूपरपट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया था आपके? तो इतना पता चलेगा कि हमारी भूपरपट्टी पे सर्वाधिक तत्व कौन सा है? कौन सा तत्व है? अगर आपसे बोल दे धातु कौन सी है, और अगर आपसे बोल दे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर उप धातु कौन सी है, सबसे ज्यादा पृथ्वी के वायुमंडल में पूछे तो? वेरी गुड। पृथ्वी के वायुमंडल में तत्व बोले तो कौन सा बताओगे? लेकिन पृथ्वी के ऊपर हम बैठे उसको हम बोलते हैं करस्ट या भूपरपट्टी। इसमें ज्यादा तत्व कौन सा है? लगभग आपके 46.6%। उसके बाद में सिलिकॉन की मात्रा लगभग आपके 27.7%। उसके बाद में एल्यूमिनियम की मात्रा लगभग 8.7%। लगभग 4% पे आपके क्या पाया जाता है? अब बाकी जो बच गया वो लगभग आपके 1% की मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक एलिमेंट पूछे तो, लेकिन पृथ्वी की जो भूपरपट्टी ऊपरी परत है उसके ऊपर कौन सा तत्व ज्यादा पाया जाता है? लेकिन धातु तत्व बोले तो, लेकिन जबकि सिलिकॉन क्या होती है? एक उपधातु, और उपधातु दूसरे नंबर है। और तीसरा तत्व कौन सा है? और चौथा तत्व कौन सा है? तो बस ये 4 तत्व याद रखने कि हमारी जो पृथ्वी की भूपरपट्टी है जिसके ऊपर हम रहते हैं उसमें 4 तत्व ज्यादा कौन कौन से है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और, अब देख लो हर सब्जेक्ट के प्रश्न आ रहे हैं। यहां मैं कोई रट्टे मार के नहीं आ रहा, बस आपका भविष्य बनाने के लिए चीजें लेके आ रहा हूं, क्योंकि पेपर में मिक्स प्रश्न आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? और याद रखना, केंद्र सरकार ने या भारत सरकार ने इसे या इसके घर वालों को 2015 के अंदर बुलाकर एक देश का सबसे बड़ा पुरस्कार दिलवाया। क्यों दिलवाया? क्योंकि ये मर चुका था और इसने बढ़िया कार्य किए थे, इसलिए मरणोपरांत भारत रत्न 2015 में किस व्यक्ति को मिला हुआ है? मदन मोहन। इसके साथ एक व्यक्ति को और मिला था जिसका नाम था अटल बिहारी, वो जीवित था। वो क्या था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एक बात बताइए, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन है? भारत का प्राचीन है, लेकिन जो अखंड भारत था उसका नाम था तक्षशिला। तो इसमें भी राइट उत्तर क्या हो जाएगा? और ये कहां पड़ता है? बिहार में। और किस धर्म से जुड़ा हुआ ये? बौद्ध धर्म से। और कुमार गुप्त के द्वारा इस निर्माण करवाया था इसका, नालंदा का, लेकिन बख्तियार खिलजी ने इसको तुड़वाया था। अगले प्रश्न में देखिए, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन दोनों मिलकर कितने प्रतिशत? कोई नहीं बोलेगा, बस एक आदमी बोलेगा, युवराज सिंह। प्रश्न पढ़ के कि हमारा यो वायुमंडल है, किन्ने जागो रुक जाए तो बनवारी तू भी ध्यान दे ले, यो अपनो वायुमंडल है पृथ्वी का, या पृथ्वी चौगड़ दे जो गैस हवा लग गए था ना, यो हवा टकरावे वो तेरी ठंडी पून आई, ठंडी पून को नहीं बाकी आई है, एक प्रकार की गैस आई है, वाकई आई है। एक गैस को नहीं, कई सारी गैस है, उस कईयों के गैसों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल। क्या बोलते हैं? तो गैसों के मिश्रण को वायु बोलते हैं, और वायु कई समूहों में बटी हुई इसलिए उसका मंडल नाम है। तो इसने बोला कि इसके वायुमंडल में 2 तत्व है। कौन से तत्व है?
और इन दोनों को मिला के हमारा कितनी मात्रा है, क्योंकि ये कितनी है 78 और ये कितनी है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी। अब 1% जो बची वो अन्य गैसें हैं, ठीक ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, जिसमें ऑर्गन की मात्रा 0.93 ऑर्गन, और ये कार्बन डाई। एक बात बताइए, इनमें से कौन सी गैस बल्ब में भरी जाती है बनवारी, ऑर्गन। और किसी पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया, और सूर्य से आने वाले प्रकाश को धरती पे बनाने के लिए भी, प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए, आग बुझाने में भी, और आग लगाने में। हाँ, वेरी गुड। गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। गोधरा कांड एक पता है क्या, गुजरात के अंदर 2002 के अंदर एक रेल के अंदर यात्रियों को जला दिया जाता है। ये गोधरा कांड एक ट्रेन कांड है, गुजरात में हुआ था। किस वर्ष हुआ था ये, 2002 में। और इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बना था जिसका नाम है नानावती आयोग। क्या नाम है, नानावती आयोग। और ये जो कांड हुआ था किस राज्य में हुआ था, ये यहाँ पे एक ट्रेन, आपके क्या है भैया, ये ट्रेन है। अब बेरोको आगे देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से। देखो बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वो हमारे पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, तो ये बलवंत राय मेहता ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी 1958 में रिपोर्ट दी, और बोला कि पंचायती राज व्यवस्था के अंदर 3 स्तर होने चाहिए। कितने स्तर है, एक होना चाहिए ग्राम पंचायत, क्या होनी चाहिए, और इससे बड़ा होता है उसको बोलते हैं पंचायत समिति, क्या बोलते हैं, और इससे बड़ा होता है उसको बोलते हैं जिला, हाँ जिला परिषद। तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर में बांटने का कार्य करने वाली समिति का नाम क्या है। तो कभी भी पंचायती राज व्यवस्था के लिए समिति का प्रश्न पूछे, अधिकांश यही नाम देना है। और इसने बोला कि पंचायती राज व्यवस्था के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, और पंचायती राज व्यवस्था में कोई सदस्य बनेगा तो उसकी आयु कितनी होगी। तो ये आपको किससे जुड़ी हुई है। एक बात बताइए, पंचायती राज व्यवस्था दिवस कब बनाते हैं, दिवस, क्योंकि इसको एक संवैधानिक मान्यता दी गई थी आपके 24 अप्रैल 1993 के अंदर। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था दिवस कब आता है, 24 अप्रैल को। हमारी पंचायत का गठन किस आर्टिकल में बोला गया कि किसी भी राज्य के अंदर पंचायत का गठन कर सकते हैं, अनुच्छेद 40 में। पंचायत के अंदर कोई सदस्य बनना है तो बनवारी कितनी आयु होनी चाहिए, और पंचायत के किसी सदस्य बनाने के लिए हम वोट डालेंगे तो वोट की आयु कितनी होनी चाहिए, 18। पढ़ने छोड़ो, केमी कौन देखो मन बेरो है। बंगाल विभाजन के विद्रोह में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कराइए। देखो स्वदेशी आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये 7 अगस्त 1905 को इसका गठन किया गया था। लेकिन कई बार आपसे पूछता है सूरत अधिवेशन कब हुआ था, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन किस वर्ष में हो रहा है, 1907 में। याद रखना, एक दल था गरम दल, कौन सा दल था, और एक दल था आपके नरम, नरम दल। और इन दोनों दलों में क्या पड़ गई, ये दोनों दल क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो नरम दल और गरम दल में फूट कब पड़ी, 1900, और नरम दल और गरम दल दोनों वापस एक हो जाते हैं, एक साथ हो गए, और ये हुए थे 1916 में। तो कई बार ये प्रश्न आता है नरम दल और गरम दल वापस कब होते हैं, 1900, और ये दोनों अलग कब होते हैं, 1907 में। 16 में एक होते हैं, 7 में अलग होते हैं। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है। एक आंदोलन मिलेगा, एक आपको दल मिलेगा, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग जो बना था 1906 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया, दिल्ली दरबार तीसरा लगा था 1900। बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन को वापस रद्द कर दिया 1911 में। एक बात बताइए, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, कैपरी नाम बेंगो भी, ये तो और किम नाम जोड़ दिए, कर्निंग कोनी हो, लॉर्ड कर्जन। कौन हो, लॉर्ड कर्जन, अर्जन को नहीं कर्जन है। अगले प्रश्न को देखिए, एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो नॉटिकल माइल है
इसका मतलब होता है कि ये आपके क्या है, भारत है, ये स्थल भाग है, और ये कैसा भाग है, जल। अब जल के अंदर कोई दूरी मापती है ना, सुन ले मेरी बात प्रदीप, काम की बात है, सुन ले मेरी बात, उन्हें देख ले, नहा लिया करो, उन्हें देख, शिवनाथ उन्हें देख, अगर समुद्र में आपको कोई दूरी मापनी है तो वो कभी भी किलोमीटर में नहीं होती, कभी भी वो किस में होती है, नॉटिकल माइल, जिसको एनएम के नाम से जानते हैं, नॉटिकल माइल। और एक जो नॉटिकल माइल एक होता है ना, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, उसी प्रकार एक नॉटिकल माइल के अंदर कितने मीटर मिलते हैं, तो वो याद रखना 1852 मीटर मिलते हैं। और इसके अंदर अगर किलोमीटर पूछेगा तो इसके आगे पॉइंट लगा देंगे, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो एक समुद्री मील में दूरी कितनी होती है, अगर मीटर बोले तो 1852 बोलने, लेकिन किलोमीटर बोले तो, अब आपको पता है किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो भाग दे के देख लेना। अगले प्रश्न को देखिए, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कोणार्क मंदिर पड़ता कहां पे है, कोणार्क मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कई बार यह प्रश्न आता है कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा बोला गया, ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा का अर्थ होता है कि समुद्र इस मंदिर को अपनी ओर खींच रहा है, और इसे कहा जाता है सूर्य, क्या, सूर्य मंदिर, क्या बोलते हैं। और ये याद रखना 10 रुपए के नोट पे किसके ऊपर है, तो कई बार प्रश्न आता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कितने रुपए के नोट पे है, और ये कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में पड़ता है, और इसका निर्माण करवाया था आपके राजा राज प्रथम ने। तो उत्तर संख्या क्या हो जाएगा, सॉरी, राजा राज प्रथम ने, इसी ने करवाया था आपके, अरे रुक जाए एक बार, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, सॉरी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 22, कई 22 है, तो गलत हो गया, जनसंख्या दिवस 21 जून क्या बनाया जाए, अगले प्रश्न को देखिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, सोच लो अब भी, प्रशांत कितनी हुआ है, राज्यसभा का सदस्य बनना है, एक बात बता, राज्यसभा कभी भंग होता है क्या, हाँ 1/3 सेवानिवृत्त होते, पढ़ना छोड़ो यार। और इसके अंदर जो टोटल सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, लेकिन अधिकतम संख्या पूछे तो, और इसका एक सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, और राज्यसभा के अंदर कोई व्यक्ति काम करेगा तो कितने वर्ष काम करेगा। एक बात बताइए, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है या निम्न सदन होता है, तभी भंग है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब समाप्त हो जाता है, कब समाप्त हो जाता है, सितंबर के बाद हमें बारिश कम देखने को मिलती है, इसके कारण हमारी फसल एक बारिश के कारण खराब हो जाती है। हाँ पूर्वी तट पे फिर होती है आपके, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था। याद रखना, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये सबसे पहले दिया गया था श्री शंकर, नहीं कुरूप, श्री शंकर कुरूप को, और ये किस वर्ष दिया था 1900। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना पूछ लेगा किस वर्ष की गई थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किस क्षेत्र में प्रदान किया गया। हाँ तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, इसकी स्थापना किस वर्ष हो रही है, और सबसे पहले किससे मिला था ये, और हिंदी साहित्य में महिला की अगर बात करें तो सुमित्रानंद पंत को मिला था ये। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार दोबारा आ गया ना, कलिंग पुरस्कार 1952 में किस क्षेत्र में प्रदान किया गया,
कलिंग। और याद रखना कलिंग जो पुरस्कार है ये आपके यूनेस्को द्वारा दिया था। किसके द्वारा? यूनेस्को। यूनेस्को एक संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। और इस यूनेस्को संगठन का जो हेडक्वार्टर पड़ता है ये पड़ता है आपके पेरिस में। कहाँ पड़ता है? और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। जो अलग अलग देशों में जो बढ़िया स्थल होते हैं ना, पर्यटक स्थल हो गए, सांस्कृतिक स्थल हो गए, उनको धरोहर देती है। और भारत में 48 स्थल है इसके। और ये आपके किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान में। आगे देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में किससे प्रदान किया जाता है? आपको इतना पता चल गया कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो 1985 में नीम रखी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या होता है? खेल के जो प्रशिक्षक होते हैं ना, गुरु या कोच, उनको मिलता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न को, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का जो, अगले प्रश्न को लिखिए। देखिए, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश का संस्थापक पूछ रहा है। याद रखना लोधी वंश, लोधी वंश की अगर बात करें तो 1451 से लेकर आपके 1526 तक था। और इसमें सबसे पहले जो शासक था वो था बहलोल, बहलोल लोधी। और इसके बाद जो शासक है उसका नाम आया सिकंदर लोधी। उसके बाद आया आपके, तो आपको इतना पता चल गया इब्राहिम नाम का क्या था? और पहला कौन था? तो तभी तो कहता हूं तुक्के मत लगाओ, चीजों को पढ़ लो। तो बहलोल लोधी। एक बात बताइए, लोधी वंश कौन से साम्राज्य का वंश था? वेरी गुड। कौन से साम्राज्य का था? उसका पूरा नाम आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था? इतना बता दो, पहला वंश। वेरी गुड। कौन सा था? गुलाम। और उसके बाद कौन सा आया? खिलजी। कौन सा आया? उसके बाद आया तुगलक। कौन सा आया? और फिर आया आपके सैयद। और फिर आया, अब एक बात बताइए, दिल्ली सल्तनत काल का पहला राजा कौन था? पहला शासक। खड़ा हो जाओ भाई साहब। युवराज कौन था? दिल्ली सल्तनत काल में पहला वंश कौन आएगा? गुलाम। और एक बंदे का गुलाम था वो, जिसका नाम आता है मोहम्मद गोरी। उस मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? जिसके अंदर अजमेर के अंदर एक झोपड़ा बना हुआ है 2.5 दिन का, कौन था वो? जो घोड़े से गिर गया था, चौगान या पोलो खेल रहा था, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी है। रोटी खा गया हो गए? कुतुबुद्दीन ने। अब तेरू पूछ लियो, खड़े हो जा, खड़े हो जा, मैं कह दियो, तू बैठ जा। दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक कौन था? उसी प्रकार कोई नहीं बोलेगा, मागी सूल आ गया, कोई है बताओ तो। दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था? पक्की बात है? वो तो माइंड, वो तो मन बेरो पट गया था। तो कौन था? इब्राहिम लोदी। क्योंकि इसके बाद आपके दिल्ली सल्तनत काल खत्म हो गया, क्योंकि बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी? हाँ, मुगल वंश की। अगले प्रश्न को देखिए, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। हाइडेस पीस का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ? देखो, हाइडेस पीस के युद्ध को आपके पोरस का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इसे बोलते हैं झेलम, या इसे बोलते हैं विथिस्ता, विथिस्ता का युद्ध। कई नाम है इसके। और यह युद्ध हुआ था आपके सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर और, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।